हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस 14 क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लासेस में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। आप सभी के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर से चल रहे होंगे कि आखिर जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल है यह क्या होता है। डेटा एंट्री और फॉर्मेटिंग के बारे में भी हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है यह क्या होता है, हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आखिर क्या होता है, इसका जो परिचय है वह क्या है। सो समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है जिसमें कॉलम बने हुए होते हैं, जिसमें रो बनी हुई होती है, उसे बोला जाता है स्प्रेडशीट। ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है यह एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जो कि आप आगे समझेंगे, जिसका उपयोग डेटा को टेबल के रूप में व्यवस्थित करने, गणना करने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। मतलब इसका जो यूजर्स है वह किसी भी डेटा को टेबल में लिखना होता है और उसे व्यवस्थित करना होता है और उसका कैलकुलेशंस और एनालिसिस करना होता है। ठीक है, इसमें कॉलम और रो के रूप में डेटा को स्टोर किया जाता है। मतलब इसके अंदर जो डेटा होता है उसे रो और कॉलम में स्टोर किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं, स्कूल के बच्चों के अंक, जो स्कूल की जो मार्कशीट होती है उसकी बात यहाँ पर हो रही है। किसी दुकान के महीने की बिक्री, मतलब किसी दुकान के जो मंथ होता है उसकी टोटल बिक्री या घर का बजट बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बहुत उपयोगी होता है। सो यहाँ पर आपने जो समझा है वह माइक्रोसॉफ्ट का जो उपयोग होता है वह इस तरीके से किया जाता है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपको दिखाई देगा यहाँ पर इसकी जो रो है और कॉलम है वह किस तरीके से दिखाई देते हैं। मतलब जो खड़ी लाइन हमें दिखाई देती है यह होती है कॉलम, ठीक है, और इसके बाद में जो आड़ी लाइन होती है वह होती है इसकी रो। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पर कि डेटा एंट्री क्या होती है। देखिए, आप सभी के मन में कहीं ना कहीं यह सवाल जरूर से चल रहा होगा कि ये जो डेटा एंट्री है यह आखिर क्या होती है। समझिएगा ध्यान से इसके बारे में भी। डेटा एंट्री का मतलब किसी भी जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशंस को कंप्यूटर में दर्ज यानी कि एंटर करना होता है। मतलब इसका जो मेन मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन यानी किसी भी जानकारी को कंप्यूटर में दर्ज करना होता है, जहां हम संख्या यानी कि नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस या कोई अन्य जानकारी कंप्यूटर में लिखते या डालते हैं। मतलब ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है जो कि नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है और इसके बाद में इमेजेस भी हो सकती है, जिसे हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। सो ये होता है डेटा एंट्री। बाकी आप इसमें और समझिएगा तो इसे हम क्या कहते हैं, डेटा एंट्री कहा जाता है। ठीक है, डेटा एंट्री के प्रकार। अब इसके भी कुछ प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ होते हैं। समझिएगा ये क्या होता है, समझिएगा। टेक्स्ट डेटा एंट्री, देखिए इसमें अलग अलग प्रकार इसके होते हैं, जिसमें से एक यहाँ पर दे रखा है और यह है टेक्स्ट डेटा एंट्री, जो कि जब हम शब्द यानी कि वाक्य या पैराग्राफ टाइप करते हैं, मतलब हम जब भी सिस्टम के अंदर शब्द या फिर वाक्य या फिर पैराग्राफ टाइप करते हैं सो वो होता है टेक्स्ट डेटा एंट्री। उसके बाद में होता है न्यूमेरिक डेटा एंट्री। न्यूमेरिक का मतलब होता है जब हम संख्या या आंकड़े हो सकता है नंबर्स डालते हैं, जैसे मोबाइल नंबर या कीमतें यानी कि जो नंबर्स होते हैं वह जब हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं सो ये भी एक डेटा एंट्री का प्रकार होता है। उसके बाद में इमेज डेटा एंट्री, मतलब यहाँ पर जब हम तस्वीरें या ग्राफिक्स अपलोड करते हैं सो ये भी डेटा एंट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, समझिएगा ध्यान। उसके बाद में फॉर्म डेटा एंट्री, यानी कि जब हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, जैसे स्कूल एडमिशन फॉर्म, मतलब इस तरीके के जो फॉर्म फिल हम करते हैं यह भी डेटा एंट्री के अंतर्गत आता है। सो उम्मीद है यह आपको समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंट्री कैसे करें। मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल होता है उसके अंदर हम डेटा एंट्री को कैसे कर सकते हैं, यह हम अब आगे स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। सो ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करना पड़ा। देखिए यहाँ पर इसके कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, इन सभी स्टेप्स को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर सीधा आपको इसको ओपन करना सिखा देता हूँ।
देखिए माइक्रोसॉफ्ट को ओपन कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शीट हमें दिखाई दे रही है, मतलब जो यहाँ पर डेटा हमें दिखाई दे रहा है, यह डेटा हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर टाइप करना है। सो हम यहाँ पर वह टाइप करेंगे। अब देखिए हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कैसे करना है। ओपन करने के भी कुछ अलग अलग स्टेप्स होते हैं। पहले तो मैं आपको एक बेसिक स्टेप्स बता देता हूँ। आपको सीधा विंडोज बटन पे क्लिक करना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे आप विंडोज बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी लिस्ट खुल जाएगी। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू से लिस्ट इसकी खुल जाएगी। अब यहाँ पे आपको एक्सेल टाइप करना है। हम जैसे यहाँ पर एक्सेल टाइप करेंगे सो ये आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हमें यहाँ पर दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। ठीक है, हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पर ओपन हो चुका है। सो इस तरीके से आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पर जो एंटर करना है वो कुछ डेटा यहाँ पर एंटर करना है। तो मैंने यहाँ पर इसको मैक्सिमाइज कर लिया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी डेटा को यहाँ पर हम फिल अप करेंगे। सो मैं यहाँ पर इन सभी डेटा को फिल कर लेता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इन सभी डेटा को यहाँ पर टाइप कर लिया है। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो डेटा टाइप किया है वो डेटा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से मैंने सभी डेटा को यहाँ पर टाइप कर लिया है। अभी हमें यदि किसी भी सेल के अंदर सीधा डेटा को टाइप करना है तो हम कैसे करेंगे, हम सिंपल उसके ऊपर क्लिक करेंगे और डेटा को यहाँ पर कीबोर्ड से टाइप कर देंगे। सो सिंपल ये इसकी बेसिक स्टेप्स होती है। आप सीधा इस तरीके से डेटा को एंटर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको यहाँ पर और भी इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है इसका कॉलम, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था। और ये होती है इसकी रो। इधर वाली जितनी भी आपको दिखाई दे रही है नंबर्स में ये सभी रो होती है। और इधर में आपको जो ABCDEFG मतलब जो ABCD में दिखाई दे रहा है ये सभी इसके क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। सो इसे आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर डेटा को एंटर करना सिखा दिया है, अब हम सीखेंगे इसका जो आगे है वह। अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पर जो डेटा है उसको एंटर करना सिखा दिया है। अब हम सीखेंगे यहाँ पर इसकी जो फॉर्मेटिंग होती है वह। लेकिन उससे पहले यहाँ पर भी आप इसको समझ लीजिएगा, एरो की जो कीबोर्ड की एरो की होती है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यह एरो की का उपयोग करके एक सेल से दूसरे सेल पर जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम एक सेल से दूसरे सेल तक जा सकते हैं। देखिए आप सभी के मन में सवाल चल रहा होगा कि ये जो सेल है यह क्या होता है। देखिए मैं सेल भी क्लियर कर देता हूँ आपको। अभी तक आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, यह इसकी कॉलम होता है और यह इसकी रो होती है। ठीक है, और जो बीच का इसका जो इंटरसेक्शन होता है, जिसको इंटरसेक्शन बोला जाता है, इसको कहा जाता है सेल। और ये जो डेटा आप टाइप करते हैं यह डेटा किसी सेल के अंदर आप टाइप करते हैं। मतलब हर एक रो और हर एक कॉलम के इंटरसेक्शंस में आप जो डेटा टाइप करते हैं उसे कहा जाता है सेल। समझ में आया? ठीक है, तो ये होता है इसका सेल जिसके अंदर डेटा आप टाइप करते हैं। अब हमें यहाँ पर किसी एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जाना है, सो हम यहाँ पर एरो की से जा सकते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर नेक्स्ट को। देखिए किसी भी गलत डेटा को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की या डिलीट की बटन दबाएं। मतलब यदि किसी सेल के अंदर आप गलत डेटा टाइप कर देते हैं, मिस्टेक हो जाती है, सो उसे आप डिलीट की या फिर बैक स्पेस की से रिमूव कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। सो ये इसकी एक और स्टेप्स बेसिक स्टेप हैं जो कि यहाँ पर आपने देखी। अब हम समझते हैं यहाँ पर डेटा फॉर्मेटिंग। देखिए डेटा फॉर्मेटिंग क्या होती है इसे भी समझ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, डेटा फॉर्मेटिंग का मतलब MS एक्सेल में डेटा को व्यवस्थित और आकर्षक बनाना ताकि उसे पढ़ना और समझना आसान हो जाए। मतलब किसी भी डेटा को आप व्यवस्थित बना सकते हैं, आकर्षक बना सकते हैं, जिसे आसानी से पढ़ा जा सके, समझा जा सके। ठीक है, जब हम डेटा को सही फॉर्मेट में रखते हैं तो रिपोर्ट बनाना, गणना करना और विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करना आसान हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी डेटा को व्यवस्थित तरीके से जमाते हैं सो उसे पढ़ना, विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करना है ना,
और उसकी गणना करना, ठीक है। सो ये सब क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं इसके एग्जांपल्स। किसी स्कूल के छात्रों के अंक जो कि बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करके हाईलाइट करना, मतलब ये भी एक प्रकार से देखें तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है। जैसे कि इसमें भी यहाँ पर दे रखे हैं कुछ, किसी दुकान की बिक्री राशि को रुपया, यानी कि बिक्री राशि जो रुपए होते हैं वह के फॉर्मेट में बदलना, अमाउंट को उसमें रुपीस में चेंज करना, यूं कह सकते हैं हम नंबर्स को अमाउंट में चेंज करना। किसी कंपनी में कर्मचारियों की जन्म तिथि को सही तरीके से लिखना, जैसे कि DDMMYYYY, मतलब जो फॉर्मल वाई होता है यह ईयर होता है लास्ट का, ठीक है। तो इस तरीके से इसे आप समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पर डेटा को फॉर्मेट करने के तरीके, मतलब इसके भी कुछ इजी तरीके हैं जो कि आप यहाँ पर समझिएगा। फॉन्ट और टेक्स्ट स्टाइल बदलना, मतलब यहाँ पर आप इनकी फॉन्ट और टेक्स्ट स्टाइल को भी बदल सकते हैं। अभी मैं इन सबको आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा, है ना, तो ये आप इसको समझ लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। फॉन्ट साइज को कलर करना, मतलब ये भी एक प्रकार से देखें तो फॉन्ट का साइज बदलना और उसमें कलर करना, ठीक है। और उसके बाद में नंबर फॉर्मेटिंग संख्याओं को सही फॉर्मेट में दिखाना, मतलब ये भी एक प्रकार से फॉर्मेटिंग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर भी इनको आप समझ सकते हैं। अभी मैं आपको ले चलता हूँ और इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी मैंने जो डेटा टाइप किया था वह नॉर्मली डेटा यहाँ पर टाइप किया गया था, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो ऊपर वाली हेडर रो है इसको हेडर रो कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमने जितना भी डेटा फिल किया है वो सब हेडर डेटा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस रो को बोलेंगे हेडर रो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो हेडर रो है, इस हेडर रो को हमें यहाँ पर बोल्ड करना है। क्या करना है, बोल्ड करना है। तो सिंपल हमें यहाँ पर माउस से इनको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सिलेक्ट कर लेने के बाद में यहाँ पर आप सिंपल देख सकते हैं बोल्ड, जैसे आप बोल्ड पर क्लिक करेंगे तो ये सभी लेटर्स बोल्ड हो जाएंगे। तो यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फॉन्ट बदलना, देखिए फॉन्ट बदलना, तो यहाँ से हम फॉन्ट बदल सकते हैं। पहले तो ये हमने यहाँ पर इनकी फॉन्ट बदल दी, ठीक है। दूसरा स्टेप्स क्या है, टेक्स्ट स्टाइल बदलना, तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल भी बदल दिया, फॉन्ट भी बदल दिया, ठीक है। उसके बाद में टेक्स्ट को बोल्ड करना, तो बोल्ड हमने यहाँ पर करके अभी दिखाई दिया है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इटैलिक करना, तो हम इसको इटैलिक भी यहाँ से कर सकते हैं। इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो शॉर्टकट्स है ये भी यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप ऑल्टर बटन दबाते हैं, ऑल्टर बटन दबाने के बाद में आपको V दबाना है और इस तरीके से यह जो शॉर्टकट है यह काम करेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर फॉन्ट साइज और कलर, देखिए फॉन्ट साइज और कलर मैंने आपको बता ही दिया है। फॉन्ट साइज अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ से आप फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, या फिर ये जो बड़ा ए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस बड़े ए से आप फॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हैं और इससे आप इसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। उसके बाद में यदि आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना है या फिर सीधा आपको बढ़ानी है इसकी साइज, तो आप यहाँ पर नंबर से भी सीधा इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी जो फॉन्ट है उसको बदल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर फॉन्ट का कलर बदलना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है डेटा फॉर्मेटिंग, जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर अगर हमें इसमें डेसिमल्स लगाने हैं तो हम डेसिमल्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेसिमल्स यानी कि दशमलव सेट करने के लिए नंबर टिप पे जाना होगा। अगर हमें इनकी डेसिमल्स को बदलना है तो इसके लिए हमें नंबर पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ये नंबर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमें इस नंबर में दशमलव लगाना है, ठीक है। तो हमने इन सभी नंबर को सिलेक्ट कर लिया और हम यहाँ से इनमें दशमलव भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है, ठीक है, इंक्रीज डेसिमल्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, डेसिमल को इंक्रीज करना है। तो हम यहाँ पे चाहे उतने दशमलव के बाद शून्य लगा सकते हैं, ठीक है। सो ये होते हैं दशमलव। अगर हमें यहाँ से डिक्रीज भी करना है तो हम यहाँ से डिक्रीज भी यानी कि इसको कम भी कर सकते हैं। सो ये होता है दशमलव लगाना। उसके बाद में हमें इसमें करेंसीज लगानी है। मान लो कि ये जो नंबर है यह रुपीज है, फॉर एग्जाम्पल यह क्या है, रुपीज है। तो रुपीज के साइन में हम इनको कैसे लेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉलर्स दे रखा है। यहाँ पर हम जो भी चाहते हैं वह साइन इसमें लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर डॉलर्स का साइन लगाना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर डॉलर्स का साइन लगा दिया है। तो इस तरीके से हम इसमें जो रुपीस का साइन है वह भी लगा सकते हैं। अब रुपीस का साइन कैसे लगाएंगे, तो रुपीस का साइन हमें लगाने के लिए हमें यहाँ पर मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे जाना होगा, ठीक है। हम यहाँ पर आ जाते हैं। हम जैसे यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंबल्स लिखा हुआ है, हमें इस पर क्लिक करना है। हमें यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर हमें देखना होगा कि रुपीस का साइन हमने यहाँ पर
कहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर रुपीस का जो साइन है उसको ढूंढेंगे। थोड़ा सा और नीचे आएंगे, हाँ ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर रुपीस का हमें साइन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। सो सिंपल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रुपीस का जो साइन है वह यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें जो रुपीस का साइन है उसको भी ला सकते हैं। ठीक है, अलग अलग करेंसीज जो कि साइन होती है वो यहाँ पर आप ला सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी बता दिया है। अब हम समझते हैं आगे। अब हम समझेंगे यहाँ पर सेल मर्ज। ठीक है, जो सेल होते हैं उनको मर्ज करना हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, इसकी भी यहाँ पर स्टेप्स दे रखी है, इनको आप फॉलो कर लीजिएगा। एक से ज्यादा सेल को एक साथ मिलाने यानी कि मर्ज और सेंटर में टेक्स्ट लाने के लिए मर्ज एंड सेंटर का उपयोग करते हैं। मतलब इसके लिए इसका यूजेस किया जाता है। ठीक है, और बाकी यहाँ अलाइनमेंट भी दे रखे हैं इसके। अगर हमें अलाइंस को लेफ्ट राइट सेंटर करना है तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर इन सभी को प्रैक्टिकल करके भी एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, एक बार फिर से हम यहाँ पर एक्सेल के अंदर आ जाते हैं। सो सिंपल, आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर एक्सेल के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, अभी क्या करना है हमें यहाँ पर, अभी हमें यहाँ पर सेल को मर्ज करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जितनी भी रो यहाँ पर ले रखी थी या फिर जितनी भी रो के अंदर डेटा फिल करना था वो मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब लेकिन मुझे यहाँ पर ये जो स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है इसके ऊपर एक रो और चाहिए, वो जो रो है वह मुझे पूरी खाली चाहिए। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। इसके ऊपर हमें राइट क्लिक करना है और सिंपल यहाँ पर हमें इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। हम जैसे इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खाली रो यहाँ पर आ जाएगी। अब मुझे यहाँ पर इन सभी सेल का एक ही सेल बनाना है। समझना ध्यान से कि मुझे इन सभी सेल का एक ही सेल बनाना है। सो इसके लिए हम यूज करेंगे मर्ज एंड सेंटर का। सो ये कैसे वर्क करेगा समझेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मार्कशीट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा मार्कशीट। सो सिंपल, आप देख सकते हैं मैंने ये लिखा मार्कशीट। अब लेकिन ये जो मार्कशीट लिखा हुआ है यह मुझे इसका पूरा एक ही सेल बनाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक को पूरे को एक साथ सिलेक्ट कर लिया और सीधा हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिखाई भी देगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मर्ज एंड सेंटर। हम जैसे मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे सो सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सेल था यह एक हो चुका है, मतलब ये मर्ज हो चुका है। इन सभी सेल का हमने एक सेल बना दिया है और यह मर्ज हो चुका है। अब हम चाहें तो इसको बोल्ड कर सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ से इसकी फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पर इसको मिडिल करके सेंटर भी कर सकते हैं। सो ये इस तरीके से हम इसको मर्ज एंड सेंटर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाइंस को हमें लेफ्ट राइट एंड सेंटर करना है। सो सिंपल, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मार्कशीट लिखा हुआ है यह अभी कहाँ पे लिखा हुआ है, सेंटर में लिखा हुआ है, राइट। अगर हमें इसको लेफ्ट करना है तो हम सिंपल इसको यहाँ से लेफ्ट भी कर सकते हैं। हम जैसे इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये लेफ्ट में आ जाएगा, जैसे हम यहाँ पर इसको सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा, और जैसे हम इसको राइट में क्लिक करेंगे तो ये राइट पे भी आ जाएगा। सो इसे कहा जाता है अलाइंस लेफ्ट राइट एंड सेंटर। सो ये होते हैं अलाइंस। ठीक है, उसके बाद में अगला है इसी में बॉर्डर और सेल का रंग बदलना। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें इसकी बॉर्डर को लाना है। देखिए यहाँ पर अभी हमें जो दिखाई दे रहा है यह पूरा का पूरा ब्लैंक दिखाई दे रहा है, मतलब इसके अंदर कोई भी बॉर्डर नहीं है। ठीक है, बॉर्डर लेस दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर हमें बॉर्डर को इनपुट करना है। सो हम उस बॉर्डर को कैसे इनपुट करेंगे, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इस पूरी की पूरी जितने भी हमने यहाँ पर काम किया है या फिर डेटा एंटर किया है इस पूरी शीट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लेने के बाद में अभी हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पर हमें सिंपल यहाँ पर बॉर्डर लाना है। तो बॉर्डर लाने के लिए हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं लिखा बॉर्डर। अभी हमें यहाँ पर ऑल बॉर्डर करना है क्योंकि हम यहाँ पर ऑल बॉर्डर करना चाहते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पर ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके आसपास बॉर्डर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है बॉर्डर को इंसर्ट करना। तो मैंने आपको यहाँ पर बॉर्डर को इंसर्ट करना भी सिखा दिया है। अब देखिए इसका फिल कलर बदलना है हमें, इस टाइप से हमें इसमें कलर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसका फिल कलर हम कैसे देंगे, सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा या फिर किसी भी रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस रो में हमें फिल कलर देना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर ये जो कलर है यह फिल कलर देना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कलर है यह फिल कलर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम चाहें तो यहाँ पर कलर दे सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैं कलर देके बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं यहाँ पर माउस को कलर के ऊपर ले जा रहा हूँ तो इसका कलर आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसे बोला जाता है फिल कलर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ दिखाई देगा आपको फिल कलर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका कलर को फिल कलर को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर कलर का फिल कलर को भी बदलना सिखा दिया है, बॉर्डर लगाना भी सिखा दिया है, अलाइंस को लेफ्ट एंड राइट करना भी सिखा दिया है और उसके बाद में सभी सेल को मर्ज करना भी सिखा दिया है। सो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा। बाकी आप यहाँ पर इसके बारे में भी समझ सकते हैं। एमएस एक्सेल में डेटा एंट्री करना बहुत आसान है, ठीक है। डेटा फॉर्मेटिंग से हम टेक्स्ट को सुंदर और पढ़ने में आसान बना सकते हैं, ठीक है। एक्सेल का उपयोग रिपोर्ट बनाने, अंक सूची यानी कि तैयार करने और फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। मतलब जो एक्सेल का मेन यूजेस होता है वह इन सभी कामों को करने के लिए किया जाता है। यदि अभी भी आपके किसी प्रकार का कोई डाउट है या फिर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है सो बेझिझक आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो हम आप सभी के सवालों के जवाब जरूर से देंगे। सो इस क्लासेस में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बेसिक इंफॉर्मेशन एक्सेल के बारे में बता दी है। जब हमारी क्लासेस एक्सेल से रिलेटेड चलेगी, प्रॉपर एक्सेल की क्लासेस चलेगी, तब मैं आपको सभी फंक्शंस के बारे में प्रैक्टिकल करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सो मैंने यहाँ पर आज आपको बेसिक इंफॉर्मेशन एक्सेल की बता दी है, जैसे कि एक्सेल क्या होता है और एक्सेल के अंदर कैसे वर्क किया जाता है। सो आज की इस क्लासेस में बस इतना ही। मिलते हैं किसी एक और शानदार क्लासेस में। इस क्लासेस को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।